हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा और लिंक को ओपन करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्जामिनर जो है वो किसी भी टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है। जैसे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, या फिर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपको समझ आ जाती तो आप बिना घबराए क्वेश्चन को सही कराते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो 1773 के रेगुलेटिंग जो एक्ट था इसके तहत जो था वो बंगाल के गवर्नर जो थे उनको अब बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा था। तो इसी वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और उसके बाद 1772 की बात करें तो दोस्तों ईस्वी में इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो जब बंगाल के गवर्नर थे 1772 ईस्वी में, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, राजस्व बोर्ड का गठन किया था। और उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा काम किया था कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी और इसका एक प्रमुख न्यायाधीश बनाया था और इसके साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी जो थे वो बनाए थे। तो इनके नाम भी आपने याद रखने की, 3 मुख्य अन्य न्यायाधीश जो थे वो कौन कौन थे? तो चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, ये आपने याद रखने हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और फैजाबाद की संधि की बात करें दोस्तों तो इसी के शासनकाल में फैजाबाद की संधि भी हुई थी। इसके तहत क्या हुआ था कि अवध की बेगमों को संपत्ति जो थी उसकी सुरक्षा की गारंटी जो थी वो दी गई थी। इसी के तहत बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई थी। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अवध के नवाब जो थे वो सजादुद्दौला, उसने भी क्या किया, 1774 में बनारस की संधि की थी। उसके शासनकाल में ये अब संधि होती है। और भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जिस पर 1788 से लेकर 1795 ईस्वी तक महाभियोग का मुकदमा चला था? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ ली जाता है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो वो आपने याद रखना है, परंतु संसद ने उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछ ली जाता कि भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग का मुकदमा चला था परंतु संसद ने उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया था? तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो आपने याद रखना है। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो था इनका शासनकाल जो था वो 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक रहता है। और इनके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटित हुई थी, जैसे कि बनारस की संधि 1773 में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत इसमें कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और एक प्रमुख न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो थी वो की गई थी। और फैजाबाद की संधि जिसमें 1775 में हुई थी। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, नंद कुमार पर अभियोग, ये आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था। जैसे कि महाभियोग, हेस्टिंग्स भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर वर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया था लेकिन संसद ने सभी दोषों से मुक्त कर दिया था। तो इस तरह की घटनाएं जो थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में घटित हुई थी। तो ये आपने याद रखना है। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं सर जॉन मैकफर्सन, जिनका शासनकाल जो था वो 1 वर्ष तक ही रहता है, 1785 से लेकर 1786 ईस्वी तक रहता है। सर जॉन मैकफर्सन जो थे वो भारत में अस्थायी नियुक्ति पर मात्र 1 वर्ष कार्य करने वाले गवर्नर जनरल थे। और इसके बाद जो सेकंड गवर्नर जनरल बनते हैं स्थायी रूप से, वो लोग बनते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपने याद रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल जो था वो 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक रहता है। और इसके शासन काल में क्या क्या होता है कि इनसे भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है, यानी कि इसके शासनकाल में ही भारत में सिविल सेवा का जन्म हुआ था। इसी वजह से इनको सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। प्रारंभ में परीक्षा की अधिकतम आयु जो थी वो 23 वर्ष की गई थी। और भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता जो है वो भी इन्हें ही कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी वो भी लागू की थी। तो क्वेश्चन पूछ ली जाता है कि 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी वो किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। इसने 1799 ईस्वी में दासों के व्यापार पर भी रोक लगा दी थी। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो बनते हैं। इनके कार्यकाल में जो प्रमुख घटनाएं
न्याय जो हुई थी या फिर सुधार हुए थे वो क्या क्या सुधार किए गए थे इनके शासनकाल में। तो न्यायिक सुधार किया गया था, सिविल सेवा सुधार किया गया था, पुलिस सुधार किया गया था, राजस्व सुधार किया गया था या फिर स्थायी बंदोबस्त जो था वो किया गया था। तो इसके शासनकाल में ये सारी बातें जो वो आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर जॉन शोर, यानी कि बंगाल के जो तीसरे गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे सर जॉन शोर, आपने याद रखना है, जिनका शासनकाल जो था वो 1793 ईस्वी से लेकर 1798 ईस्वी तक माना जाता है। इन्हें शांत स्वभाव का गवर्नर जनरल भी माना जाता था क्योंकि इसने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था और इसी ने जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी भी माना था। तो इन्हें शांति स्वभाव का इसीलिए गवर्नर जनरल जो था वो शांति स्वभाव का माना जाता है। और इनके समय में क्या हुआ था कि चार्ट एक्ट जो था वो पास हुआ था और निजाम और मराठों के बीच 1795 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया था वो खुर्दा का युद्ध, वो भी इन्हीं के शासनकाल में लड़ा गया था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निजाम और मराठों के बीच जो 1795 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया था या फिर खुर्दा का जो युद्ध लड़ा गया था वो उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपने याद रखना है सर जॉन शोर जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और नेक्स्ट बात करते हैं अब चौथे गवर्नर जनरल की, लॉर्ड ब्लेजली। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे संबंधित भी कई बार क्वेश्चन जो वो पूछ लिए जाते हैं। तो लॉर्ड ब्लेजली का जो शासनकाल जो था वो था 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 1798 ईस्वी में क्या हुआ कि रिचर्ड कॉलेज जो था ब्लेजली, जिसे मोक्विस ऑफ ब्लेजली के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्हें भारत का गवर्नर जनरल जो था वो बनाया गया था। लॉर्ड ब्लेजली जो थे बंगाल का शेर के उपनाम से भी प्रसिद्ध था। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि बंगाल का ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसे शेर के उपनाम से जाना जाता था? तो लॉर्ड ब्लेजली आपने याद रखना है। इनके बीच में जो साइक संधि हुई थी, यानी कि फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने तथा अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने के उद्देश्य से ब्लेजली ने भारत में साइक संधि प्रणाली को प्रचलित किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर जॉर्ज पंचम, यानी कि बंगाल के 5वें गवर्नर जनरल जो बने थे वो सर जॉर्ज बार्लो बने थे। इनको अन्य नाम से भी जाना जाता था। क्या जाना जाता था? सर जॉर्ज पंचम। क्यों जाना जाता था पंचम? क्योंकि ये 5वें गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के और 1805 ईस्वी में ही बने थे, इसलिए इन्हें सर जॉर्ज पंचम के नाम से भी जाना जाता है। इसने भी हस्तक्षेप की नीति का पालन किया और मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई थी, तो इसी वजह से इन्हें शांति स्वभाव का गवर्नर जनरल भी माना जाता था। और इनके शासनकाल में बेल्लौर में सिपाहियों का विद्रोह भी हुआ था। ये क्यों हुआ था? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिसका कारण था कि फौजी वर्दियों को पहनने या फिर बालों को काटने आदि से संबंधित था, जिसे मद्रास के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे उन्होंने शांत कर दिया था। उसके बाद बात करते हैं हम लॉर्ड मिंटो की, जो 6ठे गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के, यानी कि बंगाल के जो 6ठे गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड मिंटो बने थे, जिनका शासनकाल जो था वो 1807 ईस्वी से लेकर 1813 ईस्वी तक रहता है। और गवर्नर जनरल के रूप में भारत आने से पूर्व नियंत्रण बोर्ड का भी अध्यक्ष था। और इसके समय में पारसी के शाह से एक संधि भी हुई थी, जिसके अनुसार कोई भी विदेशी सेना उसकी अनुमति के बिना उसके क्षेत्रों से नहीं गुजर सकती थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। और 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि में भी सम्मिलित हुए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लॉर्ड मिंटो जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि में सम्मिलित कब हुए थे? तो 1809 ईस्वी में सम्मिलित हुए थे। तो ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कई बार क्रिएट हो जाती है प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स और बॉर्न हेस्टिंग्स दोनों नाम सेम लगते हैं। तो आपको जब भी पूछा जाए बॉर्न हेस्टिंग्स के बारे में तो आपने याद रखना है कि वो बंगाल के पहले गवर्नर थे, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में पूछा जाए तो ये बंगाल के 7वें गवर्नर जनरल थे। तो इनका शासनकाल जो था वो 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक था। और ये जब भारत में आया था तो इस दृढ़ संकल्प के साथ आया था कि वह देश के साथ भी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का और अच्छी नीति का पालन करेगा। लेकिन इसमें जब बाद में अनुभव किया देश में कि स्थिति कैसी है, तो जब ऐसी स्थिति देखी उसने कि इस नीति पर चलना संभव नहीं था, तो इसी वजह से उसने भी उसी स्थिति का पालन किया, जैसे वो चल रहा था उसी तरह से इसने भी शासन किया था। इसने हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दिया और ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्थापित किया था। और इसने मराठा संघ का अंत भी कर दिया और बाजीराव को गद्दी से उतारकर अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना दिया था। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बाजीराव द्वितीय को गद्दी से किसने उतारा था? तो क्वेश्चन आपने याद रखना है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बाजीराव को गद्दी से उतार दिया था और अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना दिया था। और तो इस तरह से इनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी? तो मराठा का अंत हुआ था, यानी कि मराठा संघ जो था उनका अंत कर दिया था इनके शासनकाल में। और पंडारियों का दमन भी इन्हीं के शासनकाल में
हुआ था, और अंगल नेपाल जो युद्ध हुआ था 1814 से 1816 ईस्वी के बीच में, वो भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड एडमस की। तो लॉर्ड एडमस जो था वो सबसे कम समय तक शासन करने वाला गवर्नर जनरल था, जिसका शासनकाल जो था वो 1823 ईस्वी में शुरू होता है, लेकिन एक साल भी नहीं चल पाता है पूरा। और इन्हीं के शासनकाल में प्रेस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड एम हर्स्ट की। तो इनका शासनकाल जो था वो 1823 ईस्वी से लेकर 1828 ईस्वी तक रहता है, और ये बंगाल के 9वें गवर्नर जनरल बने थे। और इसी के शासनकाल में अंगल बर्मा युद्ध जो था वो लड़ा गया था 1824 से 26 ईस्वी के बीच में, और 1824 ईस्वी का बैरकपुर विद्रोह भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम अंगल बर्मा युद्ध जो था वो किसके शासनकाल में हुआ था, उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड एम हर्स्ट जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे प्रथम अंगल बर्मा युद्ध के दौरान। और बैरकपुर विद्रोह के दौरान भी 1824 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन जो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग की। इनका शासनकाल जो था वो 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक रहता है, और इनका शासनकाल जो वो दो भागों में बांटा हुआ है, 1833 तक और 1833 से लेकर 35 तक। 1828 से लेकर 33 तक जो इनका शासनकाल था वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था, और 1833 से लेकर 1835 ईस्वी तक इन्होंने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। तो दो क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपने याद रखना है, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तब भी आपने विलियम बेंटिंग को ही याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमने आज बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लिया है, और पिछली वीडियो में हमने बंगाल के गवर्नर के बारे में ही पढ़ा था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।